हेलो गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू गाइस। जो हमारी कोर्स चल रहा है, इस कोर्स में आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ, और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो सिटीजनशिप रहेगा, यानी कि नागरिकता। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत डीप से क्वेश्चन इससे नहीं आते, लेकिन पिछले 1 साल से बहुत खबरों में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो क्यों खबरों में, पहले इस बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जो भारत में नागरिकता के कानून से संबंधित मूलभूत कानून है, वो नागरिकता कानून 1955 है। इस कानून में 2019 में एक परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत जो इलीगल माइग्रेंट्स, यानी कि जो गैरकानूनी रूप से सन 2014 से पहले हिंदू, सिख, ईसाई और बुद्ध और जैन, ये 5 माइनॉरिटी के लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हो भारत में, उन्हें नागरिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। विवादित मामला इसलिए है क्योंकि माइनॉरिटी में मुस्लिम्स को इसमें नहीं रखा गया, यानी कि ऐसे मुस्लिम्स जो इन 3 देशों से भारत में आए हैं इलीगल रूप से, उन्हें भारतीय नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी इसका बड़े रूप से विरोध कर रही है। देखते हैं मामला क्या है। इस मामले के कंटेक्स्ट में हम पूरा सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे और सिटीजनशिप के प्रोविज़न भारतीय संविधान में जो है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है एक राष्ट्र के बीच में और उसमें रहने वाले एक नागरिक के बीच में। नागरिक और राष्ट्र के मध्य एक संबंध स्थापित करने का एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इसके तहत क्या होता है, भारत के व्यक्ति को, भारत के नागरिक को जिसे नागरिकता प्राप्त होगी, उसे सिविल और पॉलिटिकल राइट प्राप्त होते हैं, सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से प्राप्त होते हैं, देखिए अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ। आपके सामने स्क्रीन में है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार व विशेषाधिकार। देखिए, अनुच्छेद 15, अगर आपने मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, वैसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 में 14 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का जिक्र है। इन मूल अधिकारों में 15वां अनुच्छेद 15 के तहत जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 29 के तहत और अनुच्छेद 30 के तहत जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, खास तौर से अधिकार 15, 16 और 19। तो इसके अलावा और राजनीतिक जो सिविल राइट्स, जो मैंने कहा आपसे, सिविल राइट्स में देखिए, राजनीतिक राइट्स में, और देखिए लोकसभा और राज्यसभा की जो सभाओं में मताधिकार भी केवल उसी नागरिक को होगा। ये संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य के लिए चुनाव भी केवल वही लड़ सकता है, यानी कि प्रत्याशी के रूप में भी भारतीय नागरिक ही खड़ा हो सकता है। आगे हम सब इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, तो उसमें योग्यता हम पढ़ेंगे, तो उसमें योग्यता पहली शर्त होगी कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य। इसके अलावा सार्वजनिक के महत्वपूर्ण पद जो है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पदों के लिए वो योग्य हो सकता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण अधिकार भारतीय नागरिक को दिए गए हैं जिसके पास नागरिकता है। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जब संविधान लागू हुआ उससे पहले की क्या व्यवस्था थी भारत में नागरिकता को लेके। तो देखिए, कुछ श्रेणियाँ दे रखी है। पहली श्रेणी, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वह इन शर्तों को पूरा करता होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उससे पहले उस दौरान कैसे भारतीय नागरिक को चिन्हित किया गया। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता किसी का एक जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो, तो भारत का नागरिक माना जाता था। दूसरी कैटेगरी एक ऐसी है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता, दादा दादी या कोई पूर्वज भारत में पैदा हुए हो और उन सब शर्तों को पूरा करता हो जो यहाँ पे दे रखी है, तो वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली कैटेगरी है थर्ड, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान से भारत में वापस लौट आया हो और वो पंजीकृत करा के 6 महीने भारत में रहेगा, उसके बाद पंजीकरण करा के वो नागरिकता उसने ले ली हो। ये आज़ादी के समय या आज़ादी तक जो है, हम जब संविधान लागू होने तक ये प्रावधान ऐसे थे। एक
चौथा है एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादी दादी अभिभावक भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसे भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके से पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करना होगा। यानी कि जो पैदा हुआ हो, जिसके माँ बाप भारतीय हो, भारत में बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उसे पंजीकरण भारत में आकर कर लेगा तो भारत का नागरिक हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रखते हैं, ये तो बात हो गई कि आज़ादी के समय किस तरीके से नागरिकता प्रदान की गई। फिर भारतीय संविधान में संविधान लागू हो गया और 1955 नागरिकता कानून लागू हो गया। नागरिकता कानून के तहत हमारे पास आज व्यवस्था है। तो देख लेते हैं भारत में नागरिकता मूल जो संविधान में जो बेसिक संविधान में एक कुछ दो चीज़ ऐसी बताई गई है जिसके तहत भारत की नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। आज तो हमारे पास 1955 का कानून है, लेकिन 1950 से 1955 तक ये कानून जब तक नहीं बना था तब तक कैसे नागरिकता कैंसिल होती। तो देखिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से हमारे देश की नागरिकता को त्याग देगा, एक। या फिर दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यदि उसकी संसद उसकी नागरिकता समाप्त करे। यानी कि नागरिकता से यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संसद उसकी नागरिकता समाप्त करे। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता पद्धति है। क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे दे भी रखा है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ये अधिकार है। खैर, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं। फिर जब समय आते ही हमारे पास नागरिकता कानून हमने एक बनाया, भारतीय संविधान को आधार बनाकर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हमने लागू किया। और इस लागू होने के तहत इसमें 1955 से अब तक यही चल रहा है और इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। 5 बार का यहाँ पे दे रखा है, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी जिक्र किया है। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे हम नागरिकता अधिनियम के तहत 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत हमने 5 तरीके हमने इसमें दर्शाए हैं। ये कानून बनाया है 5 तरीके से भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का। इन 5 तरीकों को देख लेते हैं। पहले जन्म के आधार पे वंशानुगत के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, प्रकृति के आधार पे और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पे। हम एक एक देखेंगे ध्यान से, एक एक को हम ध्यान से देखेंगे। हालांकि इससे बहुत डीप से हमें पढ़ना नहीं है, बहुत डीप से इसे देखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा, जितना इम्पोर्टेंट होगा उतनी चीज़ें मैं आपसे बताता चलूँगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं जन्म से प्राप्त नागरिकता। जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के 3 तरीके हमारे पास है। तो देखिए, 1947 से देखते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके तहत जो कानून थे, प्रावधान थे, उसके बारे में हम जिक्र कर चुका हूँ। अब जब ये कानून बना 1955 और उसके बाद की जो कहानी हुई, आज़ादी के बाद की जो कहानी है, किस तरीके से कानून के तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, उसमें ये 3 कैटेगराइज की गई। 1 जुलाई 1947 से जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता भी भारत के व्यक्ति है, नागरिक है, तो भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली। दूसरी बात, 1 जुलाई के बाद 1947, यानी कि 1 जुलाई 1947 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो भी भारत का नागरिक होगा। ऐसा प्रावधान था उस टाइम। अब 2004 में क्योंकि संशोधन कर दिया गया है, कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई है। देखिए, माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारतीय नागरिक हो अथवा उनमें से एक भारतीय नागरिक हो। बात समझ में आई? तो 2004 में ये चीज़ जोड़ दी गई है कि पहले था माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, अब 2004 में ये कर दिया गया है कि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, जब भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर किसी को मिलेगी। बात समझ में आई आपको? अब ये देख लीजिए, एक नोट है, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक, जो जैसे कि एम्बेसडर वगैरह, राजदूत वगैरह जो होते हैं, वो एक देश के राजदूत दूसरे देश में उनकी जीवन कटता है। इस दौरान जो उनके पुत्र या संतान की प्राप्ति होती है, उस संतान की नागरिकता वो उस देश की नहीं होगी जहाँ वो नौकरी कर रहा, बल्कि उस देश की होगी जिस देश की तरफ से वो नौकरी कर रहा है। जैसे कि भारतीय राजदूत अगर पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में रहते हुए उसकी शादी हुई और उसे बच्चा हुआ, तो भारतीय नागरिक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पाकिस्तानी नागरिकता मिलेगी उसे। क्लियर? ये दे रखा। अगला है दूसरा तरीका नागरिकता प्राप्त करने का, वंश के आधार पे। वंश के आधार पे इसका मतलब हो गया
जो ये उनसे रिलेटेड है जो जिसके जन्मदाता भारतीय है और उसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पूर्व कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्मा हो लेकिन उसके जन्म के समय उसका पिता नागरिक हो भारत का, तो भारत का नागरिक वंश के आधार पर होगा। दूसरी कैटेगरी है इसमें 1992, क्योंकि 1992 में मैंने आपको बताया अभी इसमें नागरिकता कानून में परिवर्तन हुआ था, संशोधन हुआ था। तो 1992 में एक चीज़ जोड़ दी गई, या इसके बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी कि पहले केवल पिता था, यहाँ पे माता और पिता दोनों को रखा गया है। अब 2004 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसमें कहा गया है उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यानी कि एक शर्त तो ये भी होगी, जो ये वाली शर्त है ये, प्लस ये वाली शर्त, यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, प्लस उसे 1 वर्ष के भीतर भारत में आके पंजीकरण कराना हो। क्लियर है? 2004 में ये चीज़ डाल दी गई, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे होती है? देखिए कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में जन्म नहीं हुआ और भारत में आना चाहता है, तो पंजीकरण करा के अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट शब्द है अवैध प्रवासी को छोड़कर। जो अब विवाद चल रहा है नागरिकता कानून पे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा हुआ है, पहले इसका प्रोविज़न देख लेते हैं। अवैध प्रवासियों को छोड़कर केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ श्रेणियां घोषित की गई है। पहला, भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से ठीक 7 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो, या फिर भारतीय मूल का नागरिक जो अविभाजन भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्य रह रहा हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं मुद्दा आपको समझा देता हूँ, इसे छोड़िए। ये कह रहा है अवैध प्रवासी को छोड़कर, यानी कि अवैध प्रवासी वो होता है इल्लीगली जो भारत में आ जाता है, जिसके पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं होता, इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए, उसे अवैध प्रवासी कहते हैं। अब इसमें बैन है, अवैध प्रवासी कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन अब जो नागरिकता कानून आया 2019 का, उसमें ये कह रखा है कि ऐसे अवैध प्रवासी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हो और मुस्लिम ना हो, उन सबको नागरिकता हम दे सकते हैं। तो ये विवाद का कारण बना हुआ है कि कानून के विरुद्ध इन्होंने प्रावधान लाए हैं, और जो हमें समता का एक अधिकार होता है आर्टिकल 14 में, उसका एक उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए विवाद चल रहा है, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसके विरुद्ध हैं। खास तौर में यहाँ पे आपको अब मुद्दा समझ आ रहा होगा, कोरिलेट हो कर रहा हूँ मैं तो उससे। हाँ जी, आगे देखते हैं किस तरीके से पंजीकरण हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भारत की किसी नागरिक से विवाह किया हो, लेकिन विवाह के बाद उसे और आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा लीगली। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी लड़की अमेरिकन लड़की ने और हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर दी। ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा होता नहीं, मोस्टली ये होता है कि अमेरिकन लड़की से शादी करते हैं। चलो मान लेते हैं अमेरिकन लड़की को देसी लड़के से प्यार हो गया और वो भारत में आ गई, अब वो भारत की नागरिकता चाहती है। तो ऐसे में इंडियन सिटीजनशिप के लिए उसे क्या करना होगा कि पहले रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल तक भारत में उसे रहना होगा। अगर 7 साल तक भारत में वो रहेगी, फिर पंजीकरण करा के एंट्री कर सकती है, वो भारत की नागरिकता ले सकती है। क्लियर? अगला, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, जैसे कि जो भारत के माता पिता 1-2 साल के लिए वहाँ नौकरी करने चले गए, उस दौरान उन्हें बच्चे हो गए, ठीक है ना, तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। कोई व्यक्ति जिसकी पूरी आयु और क्षमता हो और जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो गए, वो कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का और वह अपने माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और आवेदन से पूर्व 1 वर्ष से भारत में रह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज और है, ये आप देख सकते हैं। 12 माह 8 वर्ष पूर्व की है ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्राकृतिक रूप से नागरिकता। प्राकृतिक रूप से कैसे नागरिकता हो सकती है? ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं हो सकता। कौन नागरिकता प्राकृतिक रूप से लेगा, उसके लिए बात की गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसे देश में
ऐसे देश से संबंधित ना हो जहाँ पर जिसे भारतीय नागरिकता देना बैन कर रखा हो। जैसे कि अभी बैन किया है गैरकानूनी जो प्रवासी है उन्हें बैन किया गया अगर तीन देशों से वो आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ये बात इसमें है। यदि वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूर्व नागरिकता को त्याग दे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले किसी देश का नागरिक था उस देश की नागरिकता को त्यागेगा और जब जाके यहाँ की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की पद्धति है। वो दो प्रकार से एकल नागरिकता, एक तो पूरे राष्ट्र में केवल एक इंडियन नागरिकता होगी, दूसरी चीज़ किसी दूसरे देश की भी नागरिकता आप साथ साथ नहीं रख सकते, केवल भारत की नागरिकता आप रख सकते हो। अगला है, यदि वह भारत के बाहर रहा हो या भारत सरकार की किसी सेवा में कर रहा हो, आवेदन करने से पहले 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा है, यानी भारत सरकार की किसी सेवा में हो और 12 माह तक भारत में रहा हो, वो फिर क्या कर सकता, प्राकृतिक रूप से वो एक एप्लीकेशन डाल के नागरिकता ले सकता। अच्छे चरित्र का हो और संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसमें 22 भाषा दी गई है उनमें से किसी भाषा को अच्छे तरीके से लिखना पढ़ना जानता हो। इसके अलावा एक और है, वह भारत में रहने का इच्छुक हो, वह भारत सरकार की सेवा या अन्य संस्था जहाँ व्यक्तियों का निकास हो अपनी सेवा जारी रखे। यदि भारत सरकार में आकर तो इसके देखिए ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं समझाता हूँ। जैसे आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म डालोगे तो उसमें पूछता हो आप भारत के नागरिक हो, तो उसमें नहीं हो, नहीं आप अगर ये डालोगे कि नहीं हो भारत के नागरिक, तो फिर वो पूछेगा नेपाल के हो, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के हो। ऐसे कुछ देशों के साथ भारत के ऐसे समझौते हैं, ऐसे संबंध हैं कि उन्हें भारत सरकार की सेवाओं में लिया जा सकता है, ठीक है ना। खास तौर से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश वाले जो है, क्लियर है, तो उन लोगों के लिए है। आगे चलते हैं ये खैर नेक्स्ट अगला जो कैटेगरी आती है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। अगर भारत सरकार किसी देश के किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले रजिस्टर्ड लोग वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये याद रखना होगा आपको। तो ये 5 तरीके थे, इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्लियर है, ये 5 तरीके आपके पास थे नागरिकता प्राप्त करने के। प्राप्त तो कर लिए, अगर आपको नागरिकता छुटकारा चाहिए इस नागरिकता से तो भी तरीका है। नागरिकता अधिनियम 1955 में ही 4-5 तरीके बता रखे हैं। ये 4-5 तरीके हमें बता रखे हैं जिससे हम नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। तो उसे हम देखते हैं। देखिए, पहला है स्वेच्छा से त्याग। स्वेच्छा से त्याग बाय रिनंसिएशन, इंग्लिश में से बोलते हैं बाय रिनंसिएशन, यानी कि परित्याग करना, स्वेच्छा से त्याग करना। एक व्यक्ति जो वयस्क है, यानी कि 18 साल से पूर्व है और क्षमता, पागल नहीं है, बिल्कुल सही है, दिमाग से, शारीरिक और मानसिक रूप से सही है, यदि वो भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है तो स्वेच्छा से एक एप्लीकेशन देके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को अपनी नागरिकता समाप्त करा सकता है। अगली चीज़ बर्खास्ती के द्वारा या टर्मिनेशन भी इसे कहते हैं। वो उसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई भारतीय अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले और ये बात प्रूफ हो जाए तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, टर्मिनेट बोलते हैं उसे। अगला आता है वंचित करने द्वारा। वंचित करने मतलब डिप्राइवेशन, बाय डिप्राइवेशन, डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को भी वंचित किया जा सकता है। वो कैसे? यदि अगर उसने नागरिकता फर्जीवाड़े से ली हो, रजिस्ट्रेशन से, जैसे मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन से हमने देखा एक तरीका रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त करने का, पंजीकरण से। अगर पंजीकरण की शर्तें ना पूरी करी हो, फर्जी तरीके से नागरिकता ले लियो, तो भारत में फर्जी काम बहुत होते हैं, आपको पता ही है, तो फर्जी नागरिकता लेना बहुत आसान है, ठीक है ना। दिल्ली में भी आपको इशू सुना होगा, बहुत बड़ी मात्रा में इलीगल लोग रह रहे हैं। खैर, यदि नागरिक ने संविधान की अवमानना कर दी हो, अनादर कर दिया हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने कुछ ऐसी देवी देवताओं की इसलिए तस्वीरें बना दी थी जिससे भारतीय भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, भारतीय संविधान के विरुद्ध थी, इसीलिए उसकी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यदि कोई नागरिक है और वो ऐसे देश के साथ संबंध रखता है जिसे
शत्रु देश घोषित किया भारत सरकार ने तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला है, अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है या प्राकृतिक पंजीकरण या प्रकृति के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है और 5 साल जब से उसे नागरिकता प्राप्त हुई है उस 5 साल के दौरान उसे अगर 2 साल की सज़ा मिल जाती है, कोई ऐसा काम वो कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त भारत सरकार कर सकती है। अगला है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा है कॉन्टीन्यूअसली, लगातार और बिना किसी सूचना दिए, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली भारत सरकार समाप्त कर देती है। मान लिया जाता है कि डेड है वो, ठीक है ना, कानूनी रूप से ये मान लिया जाता है। तो ये 3 तरीके थे नागरिकता समाप्त होने के, ये आपने देखे होंगे, क्लियर होंगे, समझ आया होगा आपको। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ठीक से समझ आया होगा। तो ये नागरिकता के बारे में था। अब आपको क्लियर हुई होगी सारी बातें, सारे पहलू जिनके बारे में बात कर रहा था, और नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 वो भी आपको समझ में आया होगा, और क्यों इसमें बड़ा विवाद है वो भी समझ में आया होगा। तो विवाद 2 चीज़ों को लेके है। एक तो जब आपने पंजीकरण के माध्यम से जो नागरिकता लेते थे, नागरिकता कानून था 1955 का, उसके तहत ये था इल्लीगल माइग्रेट्स जो है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, बैन है। लेकिन आप इल्लीगल माइग्रेट्स को फिर भी ले रहे हो और उसमें भी भेदभाव कर रहे हो धर्म के आधार पे, जो आर्टिकल 14, 15, 16 सब में बैन है, ठीक है, खास तौर से 14 में बैन है। तो संविधान के विरुद्ध है और भारतीय कानूनों के भी विरुद्ध है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। लगातार धरने प्रदर्शन इससे हो रहे हैं। बात समझ में आई? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी सिटीजनशिप एक्ट एक पूरी पिक्चराइज की आपके सामने, और जो करंट सिनेरियो में है उससे जोड़ के आपको पढ़ाया। ये नहीं कि रटना आपको कंसेप्चुलाइज उसे समझना होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। बच्चों, ये सेशन आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और आप याद रखना प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत कीमती समय निकाल के अपना आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंपटीशन की ज़िंदगी जी है, हमने देखी है, और किस तरीके से कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं इसमें लोग, और किस तरीके से कैसे कितनी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, या सफल होते हैं तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते वो जो उनके लायक है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में हम गुजरे हैं, देखा है, इसीलिए मेरी बहुत सहानुभूति है उन कॉम्पिटिटर से, ख़ास तौर से उन कॉम्पिटिटर से जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, और सब उनके विरुद्ध होने के बावजूद भी वो इतनी हिम्मत रखते हैं, इस फील्ड में कूदते हैं और सालों दर सालों मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और एक दिन सफलता की गूंज उनके साथ होती है। उनकी सफलता का शोर इतना होता है कि सब लोग उसे कोई ऐसा आदमी नहीं बचता जो उनकी सफलता की गूंज को ना सुन सके। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरीके से सफल हो अपने टारगेट पे, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है। आप प्लीज़ उसमें मुझे हेल्प कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मोटिवेट, हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर ये होता है, हमें भी अच्छा लगता है, इतने सारे स्टूडेंट हम पे विश्वास करते हैं, और हमारी जो मेहनत कर रही है वो मेहनत हमारी रंग ला रही है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, है ना, और अगले सेशन में हम कुछ और नया लेके आएंगे, कुछ क्रिएटिव लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।